नमस्कार, स्वागत है आपका सतेंदी के खास कार्यक्रम सुनिए सच में, जहां पर हम लेकर आते हैं आपके लिए दिन भर की 5 बड़ी खबरों का विश्लेषण। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की हेडलाइन से। आखिरकार आर्यन खान को मिली जमानत, कल आएगा विस्तृत फैसला। एनसीबी का गवाह गोसावी गिरफ्तार, वानखेड़ की बढ़ेंगी मुश्किलें। समीर वानखेड़ की बहन ने नवाब मलिक के खिलाफ दर्ज कराई शिकायत। कांग्रेस पर फिर भड़के प्रशांत किशोर, कहा बीजेपी दशकों तक रहेगी। और योगी बोले पाकिस्तान की जीत का जश्न मनाने वालों पर लगेगा देशद्रोह। तो चलिए शुरुआत करते हैं हमारी आज की पहली बड़ी खबर से। और आखिर 3 हफ्ते बाद शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान को आज बॉम्बे हाई कोर्ट ने जमानत दे दी। हालांकि इसमें जो डिटेल्ड फैसला है वो कल आएगा और जो ऑपरेटिव पार्ट है, जो जजमेंट का, वो भी आज लोगों के बीच में नहीं है। लेकिन इतना जरूर तय है कि आर्यन खान के साथ अरबाज मर्चेंट और मुनमुन धमेचा को भी बॉम्बे हाई कोर्ट ने बेल दे दी है, यानी कि जमानत दे दी है। और ये बताया जा रहा है कि कल वो जेल से बाहर आएंगे। तो जो इतने दिन का इंतजार था वो आज खत्म हुआ। लेकिन जिस तरीके की दलीलें अदालत के अंदर पेश की गई थी, जो एडिशनल सॉलिसिटर जनरल है अनिल सिंह, जो कि नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की पैरवी कर रहे थे, तो उन्होंने कहा कि ये ड्रग्स के सेवन का मामला नहीं था। जो कॉन्शियस पोजेशन का जो मामला है उस मामले को उन्होंने एक्सप्लेन किया। और जो धारा 29 है एनडीपीएस एक्ट की, उसके तहत उन्होंने बताया था कि ये कॉन्स्पिरेसी का एंगल है और व्हाट्सएप चैट से ये सारी चीजें निकल कर आई थी कि वो ड्रग्स का सेवन करने के लिए जा रहे थे। और जो क्वांटिटी बरामद हुई थी 6 ग्राम की, उन्होंने कहा कि ये कमर्शियल क्वांटिटी है, जो कि सेक्शन 29 एनडीपीएस एक्ट का के हिस्से में वो कॉन्स्पिरेसी को स्टैब्लिश करती है। वही जो याचिकाकर्ता थे, उनका ये कहना था कि जिस तरीके से जो गिरफ्तारियां हुई हैं वो गलत तरीके से हुई हैं और साजिश किया गया है, उनके साथ एक कॉन्स्पिरेसी इन्वोक की गई है। और मुकुल रोहतगी ने, खासकर जिन्होंने पैरवी की थी आर्यन खान की, तो उन्होंने कहा, और एग्जैक्टली अगर मैं उनको कोट करूं तो उन्होंने कहा कि देयर इज नो कॉन्स्पिरेसी एंड देयर इज नो मीटिंग ऑफ माइंड्स। और उन्होंने एग्जाम्पल दिया कि अगर एक होटल में अगर अलग अलग कमरों में कुछ लोग सिगरेट पीते हैं और अगर होटल के सभी कमरों में इस तरीके की स्मोकिंग होती है, तो क्या आप उसे कॉन्स्पिरेसी कहेंगे? तो इस तरह से उन्होंने दलीलें देकर ये बोला कि जो कॉन्शियस पोजेशन का जो पूरा मामला है ये यहाँ पर नहीं बनता है। और आपको याद दिलाते कि इसके पहले आर्यन खान की दो बार जमानत खारिज हो गई थी। पहले जो चीफ मेट्रोपॉलिटन कोर्ट था, वहां से उनको जमानत उन्हें नहीं मिली। उसके बाद एनडीपीएस कोर्ट ने नहीं की और फाइनली 3 हफ्ते के बाद आज आर्यन खान को जमानत मिली है। अब जैसा मैंने आपको बताया कि जो ऑपरेटिव पार्ट है जजमेंट का वो कल ही अवेलेबल होगा। और एक जो बात अमित देसाई ने कल कही थी, जब मुनमुन धमेचा और अरबाज मर्चेंट की जब पैरवी चल रही थी, तो उन्होंने एक एंगल वो जो कोर्ट में लेकर आए थे, उन्होंने ये कहा था कि जो सीआरपीसी का सेक्शन 41A है उसके तहत आपको पहले नोटिस जारी करना पड़ता है लोगों को गिरफ्तार करने के पहले, लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं हुआ। तो ये तमाम दलीलें दी थी। और जब अगर आप मुकुल रोहतगी के आर्ग्यूमेंट्स को अगर आप देखें तो उन्होंने कहा था कि इट्स नॉट अ केस ऑफ कंजम्पशन, सेल, पोजेशन, किसी का भी मामला नहीं है और उनको गलत तरीके से गिरफ्तार किया गया है। तो फाइनली ये सारी दलीलें पेश की गई और आर्यन खान को जमानत मिल गई है। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि जो बेल बहुत जल्द मिल जानी चाहिए थी, उसके लिए आर्यन खान को कितने दिनों का इंतजार करना पड़ा। बेल आपका मौलिक अधिकार है, लेकिन आप उससे महरूम थे। क्यों? क्योंकि वो दलीलें ठीक से नहीं पेश हो पा रही थी। पहले चीफ मेट्रोपॉलिटन मैजिस्ट्रेट को जिस तरह से संज्ञान लेना चाहिए था उन्होंने नहीं लिया। एनडीपीएस कोर्ट ने भी उसको डिसमिस कर दिया और फाइनली जाकर बॉम्बे हाई कोर्ट ने जमानत दी है। लेकिन जब कल ऑर्डर आएगा तो ये देखना होगा कि क्या कोर्ट दोबारा इसमें जांच शुरू करने का आदेश देता है या नहीं देता है, क्योंकि इसमें सारे सवाल खड़े हो रहे हैं कि जिस तरीके से नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने अपना इन्वेस्टिगेशन किया था, जिस तरीके से लोगों को पकड़ा था, जिस तरीके के आधार बनाए थे पूरे केस में, क्या वो गलत थे? और अगर गलत थे तो इज कोर्ट गोइंग टू ऑर्डर अ री इन्वेस्टिगेशन? ये इस समय सबसे बड़ा सवाल है। लेकिन फिलहाल सबकी निगाहें टिकी होंगी कब कल आर्थर रोड जेल से आर्यन खान बाहर आएंगे। और सबसे बड़ी बात यह है कि जब जजमेंट कल अपलोड होगा तो उसके ऑपरेटिव पार्ट में क्या कुछ कहा है। ये दलीलें तो आज सबने सुनी है, लेकिन उस जजमेंट में
जस्टिस सांबरे ने क्या कुछ कहा है उस पर सबकी निगाहें टिकी होंगी। आपके फीडबैक का मुझे इंतजार रहेगा। मैं आगे चलती हूँ। हमारी दूसरी खबर भी आर्यन खान ड्रग्स केस को ही लेकर है। अब जो एनसीबी के जो इंडिपेंडेंट विटनेस थे यानी कि किरण गोसावी, आज पुणे की पुलिस ने उनको गिरफ्तार किया। पहले ये कहा जा रहा था कि वो सरेंडर करेंगे, पहले यूपी में कहा जा रहा था, फिर खबरें ये आई कि वो बॉम्बे में अपने आप को सरेंडर करेंगे और फाइनली पुणे पुलिस ने उनको गिरफ्तार किया। और जिस तरीके के स्टेटमेंट्स महाराष्ट्र गवर्नमेंट की तरफ से आ रहे थे तो उन्होंने यही कहा कि वो सरेंडर नहीं किया, ही वॉज कॉट एंड नैब्ड, यानी कि उनको पकड़ा गया। वो शायद कहीं भागने की कोशिश कर रहे थे और उनको पकड़ा है पुणे की पुलिस ने। अब आपको बता दें जो चार्जेस उन पर लगाए गए हैं, जो एक केस था 2018 में ये केस दर्ज किया गया था और इस केस का जो एफआईआर है वो दर्ज कराया था उत्कर्ष तारे और आदर्श केनी ने 2018 में। ये वो दो लोग थे जिनको किरण गोसावी ने ये आश्वासन दिया था कि हम आपको नौकरी दिलाएंगे, आप हमें 1.5 लाख रुपए दीजिए और मलेशिया के कुआलालंपुर में आपको जॉब्स मिलेंगी। लेकिन उन्हें जॉब्स नहीं मिली और जब उन्हें नौकरियां नहीं मिली तब उन्होंने ये एफआईआर दर्ज की और इसी केस में आज पुणे पुलिस ने किरण गोसावी को गिरफ्तार किया है। अब किरण गोसावी की जो लोकप्रियता का कारण क्या था? जब नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने आर्यन खान को जब गिरफ्तार किया तो उसके अगले दिन किरण गोसावी की सेल्फी वाली फोटोग्राफ्स सामने नजर आई कि आर्यन खान पीछे बैठे हैं और किरण गोसावी उनके सामने बैठकर सेल्फी ले रहे हैं। लेकिन उसके बाद वो गायब हो गए और अभी रविवार के दिन जो उनके बॉडीगार्ड हैं प्रभाकर सेन, उन्होंने एक बयान दिया था कि किरण गोसावी कहीं भाग गए हैं और उसके बाद आज खबर आई है कि किरण गोसावी को पुणे पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। अब किरण गोसावी ने और क्या कहा था? उन्होंने अपने स्टेटमेंट, प्रभाकर सेन ने जो किरण गोसावी के लिए स्टेटमेंट्स दिए थे, उन्होंने कहा था कि उन्होंने किरण गोसावी को ये सब बातें करते हुए सुना है कि ये जो आर्यन खान को छोड़ने का मामला था ये 25 करोड़ रुपए में इसको तय किया जा रहा था। फाइनली ये डील 18 करोड़ में तय हुई, जिसमें कि 6 करोड़ रुपए एनसीबी के जो जोनल डायरेक्टर हैं समीर वानखेड़, उनको जाना था। तो ये सारी बातें बीच में आई हैं। लेकिन अब क्योंकि किरण गोसावी को पकड़ लिया गया है, वो इकलौते इसमें इंडिपेंडेंट विटनेस वो माने गए थे एनसीबी के, तो अब देखना ये होगा कि जब किरण गोसावी जेल की सलाखों के पीछे जाते हैं और उनसे पुलिस जब पूछताछ करती है तो पूछताछ में क्या कुछ निकलता है। और जाहिर सी बात है कि जिस तरीके से एनसीबी ने मीडिया को व्हाट्सएप चैट्स और फोटोग्राफ्स सब लीक की थी, उसी तरीके से अब शायद पुणे पुलिस भी यही काम करेगी और आगे और नए खुलासे हो सकते हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि किरण गोसावी अब क्या कुछ कहेंगे। किरण गोसावी ने आज ये भी कहा है कि मेरी इसमें कोई गलती नहीं है और आप सारे जो कॉल डेटा रिकॉर्ड्स हैं आप उनको चेक करिए। ये सारी बातें सामने अभी आई हैं और बहुत ही ज्यादा कन्वोल्यूटेड पूरा ये केस हो चुका है, क्योंकि आरोप और प्रत्यारोप की एक तरीके से झड़ी लग गई है इस केस में। और अब क्योंकि आर्यन खान को बेल मिल गई है, इसलिए अब किरण गोसावी क्या कुछ कहेंगे इस पे बहुत कुछ निर्भर करेगा और शायद हमें ये पता चल पाएगा कि क्या ये पूरा केस एक फर्जीवाड़े की तरह रचा गया था। इस पर आपका क्या फीडबैक है जरूर बताइएगा। मैं आगे चलती हूँ। ड्रग्स क्रूज केस से ही जुड़ी हुई हमारी तीसरी खबर है और ये खबर आ रही है कि आज एक 2 पेज की कंप्लेंट फाइल की है समीर वानखेड़ की बहन यास्मीन वानखेड़ ने। ओशिवारा पुलिस स्टेशन में ये कंप्लेंट फाइल हुई है और उन्होंने लिखा है कि उनके परिवार को टारगेट किया जा रहा है, सोशल मीडिया पर उनकी तस्वीरें शेयर की जा रही हैं और जिस तरीके से मालदीव्स का जो उनका वेकेशन ट्रिप था जिसमें कि उनका पूरा परिवार गया था, तो उन्होंने कहा कि वो फैमिली वेकेशन ट्रिप था जिसको वसूली ट्रिप बताया था महाराष्ट्र के माइनॉरिटी अफेयर्स मिनिस्टर और एनसीपी के स्पोक्स पर्सन नवाब मलिक ने। तो इसको लेकर उन्होंने एक पुलिस कंप्लेंट फाइल की है और साथ में उन्होंने ये भी लिखा है कि जिस तरीके से उनकी ऑनलाइन स्टॉकिंग हो रही है वो गलत है और इलीगल तरीके से, गलत तरीके से जिस तरीके से फोटोग्राफ्स को शेयर किया जा रहा है और नवाब मलिक कर रहे हैं ये गलत है। तो नवाब मलिक के खिलाफ यास्मीन वानखेड़ ने आज एक पुलिस कंप्लेंट फाइल की है। उधर दूसरी तरफ जो क्रांति रेडकर है समीर वानखेड़ की जो पत्नी, आज उन्होंने एक बहुत ही भावनात्मक एक चिट्ठी महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे को लिखी है और कहा है कि शिवसेना एक ऐसी पार्टी है जो कि हमेशा मराठी मानुस के लिए उसने लड़ाई की है और आज महाराष्ट्र की एक लड़की अपनी निजता के उल्लंघन के मामले में गुहार लगा रही है और अगर बाला साहब ठाकरे होते तो शायद उनकी ये सुनवाई हो जाती। तो कुल मिलाकर
समीर वानखेड़ का जो परिवार है वो एक इंडिपेंडेंट बैटल लड़ रहा है, क्योंकि इस समय समीर वानखेड़ के ऊपर बहुत सारे सवाल खड़े हो रहे हैं। पहले तो उनके जाति को लेकर, धर्म को लेकर, जिस तरीके से नवाब मलिक ने उनके निकाहनामा को बताया है, तो अगर ये सारी बातें प्रूव हो जाती हैं कि जिस तरीके से उन्होंने गलत अपना कास्ट सर्टिफिकेट बनाया, अपने आप को उन्होंने दलित बताया, गलत तरीके से नौकरी लेने की कोशिश की, अगर ये सारी बातें प्रूव होती हैं जैसा कि जो दस्तावेज सामने आए हैं उसके हिसाब से पता चलता है, तो फिर समीर वानखेड़ के खिलाफ चीटिंग और फॉर्जरी का मामला भी बन सकता है। और चीटिंग और फॉर्जरी का केस बनने का मतलब ये है कि शायद उनको अपना पद छोड़कर और उन्हें जेल भी हो सकती है। तो इन सारी संभावनाओं के बीच आज इस तरीके की जो पहल है वो समीर वानखेड़ के परिवार ने भी की है। और एक तरफ लीगल लड़ाई लड़ी जा रही है, डिपार्टमेंटल इंक्वायरी ऑलरेडी इनिशिएट कर दिया है विजिलेंस डिपार्टमेंट ने, और जांच के दायरे में इस समय समीर वानखेड़ है। उस दूसरी तरफ जो उनका परिवार है, जो उनके पिताजी हैं, उन्होंने भी कल कहा था कि मैं एक दलित हूं और मेरे दादा और परदादा सब हिंदू थे, तो मेरा बेटा मुस्लिम कैसे हो गया। तो एक तरीके से पूरी जो फैमिली है वो अपने आप को डिफेंड करने की कोशिश कर रही है। और एक लड़ाई जो लीगल लड़ाई लड़ी जा रही है, जो डिपार्टमेंटल इंक्वायरी और अदालत के जरिए लड़ी जाएगी, और दूसरी एक परिवार जो अपनी एक भावनात्मक लड़ाई लड़ रहा है। अब इसमें ये देखना होगा कि कौन जीतता है, लेकिन जिस तरीके से सवालों के घेरे में एनसीबी आ गया है, उस एनसीबी की विश्वसनीयता पर बहुत सारे सवाल खड़े हो रहे हैं कि किस तरीके से केंद्र की एक जांच एजेंसी लोगों को निशाने पर रखने के लिए, गलत तरीके से काम करने के लिए, और उसका जो काम करने का तरीका है उस पर तमाम सवाल यहाँ पर खड़े हो रहे हैं। और लेकिन जिस तरीके से एलिगेशंस लगाए गए हैं नवाब मलिक द्वारा कि बॉलीवुड एक्टर्स को टारगेट किया जाता था, कम क्वांटिटी की जो ड्रग्स थी उसे ज्यादा बताया जाता था, तो ये तमाम जो सवाल नवाब मलिक ने खड़े किए हैं, अब ये सारे सवाल अब जांच के दायरे में हैं। अब देखना यह होगा कि समीर वानखेड़ अब कितने दिन अपने पद पर बने रहते हैं। अभी परसों उनको दिल्ली भी बुलाया गया था और ये पता नहीं चल पाया कि उनकी अमित शाह से मीटिंग हुई या नहीं हुई, क्या कुछ निकल कर आया उसमें, लेकिन ऐसा लग रहा है कि अब कुछ ही दिन हैं जिसमें कि वो एनसीबी के जोनल डायरेक्टर बने रहेंगे। क्योंकि अगर नैतिकता के आधार पर आप देखें तो जो उनकी पोजीशन है वो बहुत ज्यादा अनटेनेबल होती जा रही है, और जिस तरीके से राजनीति गरमा रही है, और अब जो सारे खुलासे हो रहे हैं कि ही माइट बी अ मुस्लिम, तो अगर आपने देखा हो तो महाराष्ट्र के जो बीजेपी के लीडर्स हैं वो भी ज्यादा कुछ नहीं बोल रहे हैं। तो कहीं जो राजनीतिक दांव बीजेपी खेलना चाह रही थी, कहीं उसका जो राजनीतिक दांव है वो गलत तो नहीं हो गया, क्योंकि जब ये उन्हें पता चला कि वो मुस्लिम है तो हो सकता है कि बीजेपी उनको सपोर्ट उस तरह से ना करे जैसे कि पहले करती। तो ये सारी चीजें अब जांच का विषय है। अब देखना ये होगा कि समीर वानखेड़ का भविष्य कितने दिन और सुरक्षित है, जहां तक नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो का सवाल है। इस पर फीडबैक दीजिएगा, मैं आगे चलती हूँ। हमारी चौथी खबर जुड़ी हुई है चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर से, और लगातार वो खबरों में बने रहते हैं और उनकी ये मंशा भी होती है कि कुछ ना कुछ वो ऐसा बोले जिससे कि वो खबरों में बने रहे। और अब प्रशांत किशोर ने अपने एक Q&A सेशन में उनकी एक वीडियो क्लिप वायरल हुई जिसमें कि उन्होंने ये कहा है कि बीजेपी अभी कई दशकों तक भारत में बनी रहेगी और केंद्रीय राजनीति में बनी रहेगी। और फिर उन्होंने राहुल गांधी के ऊपर निशाना साधा है। उन्होंने कहा है कि राहुल गांधी को ये बात नहीं समझ में आ रही है कि बीजेपी अभी कई दशकों तक भारत में बनी रहेगी। और लेकिन जिस तरीके से वो राहुल गांधी पर निशाना साधने की वो कोशिश कर रहे हैं इस तरीके के स्टेटमेंट से, तो ये इस बात का सबसे बड़ा सबूत है कि जो उनकी मीटिंग गांधी फैमिली से हुई थी, वो जाकर राहुल गांधी से मिले थे, प्रियंका गांधी से मिले थे, तो उस मीटिंग का कोई फायदा नहीं हुआ। और अब चूंकि वो इस तरीके के स्टेटमेंट्स दे रहे हैं, तो कहना यहाँ पर गलत नहीं होगा कि ये एक फाइनल ब्रेकिंग पॉइंट प्रशांत किशोर का कांग्रेस के साथ हो चुका है। पहले अटकलें लगाई जा रही थी कि प्रशांत किशोर कांग्रेस ज्वाइन करने वाले हैं, कांग्रेस को रास्ता दिखाने की कोशिश करेंगे। फिर शायद बहुत सारे कांग्रेस के अंदरूनी लोगों में प्रशांत किशोर को लेकर थोड़ा डिस्कम्फर्ट हुआ और उनको लगा कि प्रशांत किशोर एक पार्टी के लिए एक डिस्ट्रप्टिंग एलिमेंट होंगे, और धीरे धीरे करके कांग्रेस की दूरी प्रशांत किशोर से बढ़ती गई। और अब पब्लिकली वो जिस तरीके से अपने स्टेटमेंट्स दे रहे हैं, जैसे कि उन्होंने और भी कुछ कहा था इस वायरल क्लिप में, जो क्लिप वायरल हुई है सोशल मीडिया पे, उन्होंने कहा है कि अभी आने वाले सालों में बीजेपी लगातार केंद्र में बनी रहेगी। ये बात
दूसरी है कि वो जीतेगी या हारेगी, लेकिन जिस तरीके से कांग्रेस आजादी के बाद 40 साल तक जिस तरीके से कांग्रेस केंद्रीय राजनीति में बनी रही थी, उसी तरह से अब वो बीजेपी का भविष्य देखते हैं। और उन्होंने साथ में ये भी बोला कि जिस पार्टी का 30% वोट शेयर अगर हो तो वो जल्दी खत्म होने वाली नहीं है। और साथ में उन्होंने एक डिस्क्लेमर सॉर्ट ऑफ अ स्टेटमेंट दिया और उसमें उन्होंने ये कहा कि इन बातों में फंसने की जरूरत नहीं है कि लोग नाराज हैं और मोदी को बाहर कर देंगे। यानी कि वो राहुल गांधी को ये नसीहत देने की कोशिश कर रहे थे कि जो बात राहुल गांधी लोगों को ये बता रहे हैं कि लोग मोदी से ऊब चुके हैं और अब मोदी को बाहर कर देंगे, ये सब फालतू की बातें हैं और बीजेपी अभी कहीं नहीं जा रही। और साथ में उन्होंने ये भी कहा कि ये कोई जरूरी नहीं है कि मोदी जी ही वापस आए, लेकिन बीजेपी पार्टी केंद्रीय राजनीति में बनी रहेगी। तो और साथ में उन्होंने ये भी कहा कि राहुल गांधी की सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि वो ऐसा सोच रहे हैं कि बीजेपी को लोग बाहर कर देंगे। तो जो पूरा जो मैसेज है एक तरीके से प्रशांत किशोर का, वो ये संदेश राहुल गांधी के लिए था। और ये जो क्लिप थी, ये बताया जा रहा है कि प्रशांत किशोर अपनी गोवा के ट्रिप पे थे, जहां पर तृणमूल कांग्रेस अपने पार्टी का विस्तार करने की कोशिश कर रही है और वहां पर उन्होंने इस तरीके का स्टेटमेंट दिया है। तो जाहिर सी बात है कि स्टेटमेंट में सीधा निशाना राहुल गांधी थे। दूसरा मैसेज ये है कि इट्स अ फाइनल डिस्ट्रप्टिंग एक्ट ऑफ प्रशांत किशोर फ्रॉम द कांग्रेस, विच मीन्स इसमें कोई उम्मीद की किरण अब नहीं दिख रही है कि प्रशांत किशोर अब वापस कांग्रेस में जाने की कोशिश करेंगे या फिर वो सोचेंगे भी। क्योंकि अगर आपको याद हो तो उन्होंने शरद पवार से भी मीटिंग की थी, फिर एक ये हुआ कि शायद वो एक फाइनल थर्ड फ्रंट बनाने की कोशिश कर रहे हैं। इन सारी खबरों के बीच जितनी भी अटकलें लगाई जा रही थी, लेकिन ये जो स्टेटमेंट प्रशांत किशोर का गोवा में आया है कि बीजेपी इज देयर टू स्टे फॉर डेकेड्स एंड राहुल गांधी डजंट रियलाइज दिस, I think is the final breaking point of प्रशांत किशोर from कांग्रेस। और अब प्रशांत किशोर मुझे नहीं लग रहा है कि कांग्रेस में वापस भी जाएंगे, लेकिन पॉलिटिक्स मेक्स इम्पॉसिबल थिंग्स डू मेक इट पॉसिबल। तो अब हो सकता है कि वापस अगर कोई बात बने, लेकिन फिलहाल ऐसी कोई संभावना नहीं लग रही है कि अब प्रशांत किशोर वापस कांग्रेस में जाने की कोशिश करेंगे। इस पर फीडबैक दीजिएगा, मैं आगे चलती हूँ। हमारी आखिरी खबर T20 वर्ल्ड कप मैच से जुड़ी हुई है। वो मैच रविवार को था, लेकिन उस मैच की गूंज राजनीति में अभी तक सुनाई पड़ रही है और अलग अलग जगह से ये खबरें आ रही हैं कि जिन स्टूडेंट्स ने पाकिस्तान की जीत का जश्न मनाया था, तो या तो उन्हें गिरफ्तार किया जा रहा है या उनके खिलाफ देशद्रोह का मुकदमा किया जा रहा है। और अब यूपी से ये खबर आ रही है कि 7 लोग, इसमें अभी तक 5 डिस्ट्रिक्ट से गिरफ्तार हो चुके हैं और उनके खिलाफ देशद्रोह का मामला दर्ज किया गया है। ये बात योगी आदित्यनाथ जो मुख्यमंत्री हैं, उनके ऑफिस के ट्विटर हैंडल पर एक इंटरव्यू में उन्होंने कहा था। एक प्रिंट प्लेटफॉर्म को उन्होंने एक इंटरव्यू दिया था और उस इंटरव्यू की क्लिप योगी आदित्यनाथ के ऑफिस के ट्विटर हैंडल पर लगी हुई है और उसमें उन्होंने साफ साफ कहा है कि पाकिस्तान की जीत का जश्न मनाने वालों पर देशद्रोह लगेगा। और ये उसी दिन उन्होंने इंटरव्यू दिया जब 3 कश्मीरी छात्रों को आगरा से पकड़ा गया था। ये एक इंजीनियरिंग कॉलेज था जहां के ये छात्र थे और वो एंटी नेशनल स्लोगन्स बोल रहे थे और उनको इसमें गिरफ्तार किया गया। और ये शिकायत दर्ज की थी बीजेपी के युवा मोर्चा गौरव रजावत ने। उन्होंने ये एफआईआर दर्ज की थी। आरबीएस इंजीनियरिंग कॉलेज के ये छात्र थे, आगरा का जो ये कॉलेज है। लेकिन सवाल ये उठता है कि इस तरीके के स्लोगन्स बोलने से क्या आप देशद्रोह का केस इसमें बन सकता है? क्योंकि किसी भी सेडिशन के मामले में अगर कोई भी ऐसा स्टेटमेंट अगर किसी तरीके की हिंसा को भड़काने की कोशिश करता है, तब इस तरीके का मामला बनता है। लेकिन ज्यादातर आपने देखा है कि सेडिशन के जो केसेस हैं, दे डोंट स्टैंड इन द कोर्ट। और इसी तरीके का जो योगी आदित्यनाथ ने जिस तरीके का स्टेटमेंट दिया है कि अब इन पर देशद्रोह का मामला लगेगा, तो जाहिर सी बात है कि देशद्रोह का मामला उन पर बनाया जाएगा। उन्हें गिरफ्तार भी किया गया है। लेकिन ऐसा लगता है कि चुनाव जैसे जैसे करीब आ रहे हैं, तो भारत और पाकिस्तान के बीच हुए इस मैच को भी राजनीतिक तरीके से भुनाने की कोशिश की जा रही है। उसमें से पॉलिटिकल ब्राउनी पॉइंट स्कोर करने की कोशिश कर रहे हैं योगी आदित्यनाथ। क्योंकि उससे क्या होगा, उससे आप
फिर से एक बार हिंदू और मुस्लिम वोट्स को कंसोलिडेट कर पाएंगे, पोलराइज कर पाएंगे और एक तरीके का जो माहौल आप बनाने की कोशिश कर रहे हैं कि जो नैरेटिव है राष्ट्रवाद का वो उससे साधता हुआ नजर आता है, अगर जहां तक बीजेपी का सवाल है। दूसरा, हिंदू मुसलमान की राजनीति का नैरेटिव इस पूरी गिरफ्तारी से बनता है। ये बात दूसरी है कि सेडिशन का मामला उस पर बनता है या नहीं बनता है। केस के मेरिट्स में ना पुलिस जाती है और ना ही सरकार जाती है और निराधार तरीके से लोगों पर देशद्रोह का मामला बनाया जाता है। तो फिलहाल ऐसा लग रहा है कि ये मैच में भारत हार जरूर गया था, लेकिन इस हार को राजनीतिक तरीके से भुनाने की कोशिश कर रहे हैं योगी आदित्यनाथ। इस पर फीडबैक दीजिएगा। सुनिए सच की 5 बड़ी खबरों में इतना ही। आप मुझे ट्विटर पर फॉलो कर सकते हैं, मेरा ट्विटर हैंडल है @नीलू317। आप देखते रहिएगा सत्य हिंदी, और सत्य हिंदी का ऐप भी आ चुका है गूगल प्ले स्टोर पर, आप उसे डाउनलोड कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।